वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग जब भी आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो। एंड दिस इज योर प्यारा सा चैनल लव यू केमिस्ट्री एंड माई सेल्फ आर के राजपूत। सो गाइज लेके आ गए हम आपका प्यारा सा टॉपिक ग्रुप थ्योरी। और इसमें हम अब तक 3 क्लासेस कर चुके हैं जिसमें हमने फर्स्ट क्लास में सिमेट्री पढ़ी थी और उसमें हमने कुछ मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना पड़ा था अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी एंड हाइब्रिडाइजेशन। ओके, और उसके बाद में जो सेकंड लेक्चर था उसमें हमने पॉइंट ग्रुप देखा था, पॉइंट ग्रुप निकालना सीखा था और अनशिफ्टेड एटम कैसे निकालते हैं वो देखा था। और थर्ड जो आपकी क्लास थी उसमें हमने एप्लीकेशन पार्ट स्टार्ट किया था जिसमें हमने ट्रांसलेशनल मोड, रोटेशनल मोड, वाइब्रेशनल मोड मीन्स आपके नॉर्मल मोड और आईआर मोड और रमन मोड ये सब यहाँ पे हमने देखा था। ओके गाइज, ये तीनों क्लास इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये क्लासेस नहीं देखी है तो आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आएगी, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है पहले जाके वो तीनों लेक्चर्स आप देख लो, ठीक है, तब यहाँ पे आना। बहुत ही प्यारे से लेक्चर है और काफी इंटरेस्ट आता है ग्रुप थ्योरी पढ़ने में। ओके, जब आपको इमेजिन करना होता है एक मॉलिक्यूल के अंदर घुस के, ओके, तो पहले जाके वो लेक्चर्स देख लो, ऊपर आई बटन पे क्लिक करो और जस्ट सर्च, जस्ट गो थ्रू दैट वीडियोस। ओके, सो गाइस आज में कुछ सबसे पहले हम कुछ अनाउंसमेंट कर देते हैं, ठीक है, बाद में क्या पता टाइम बचे या ना बचे। तो अनाउंसमेंट ये है कि जो हमारे 2 बैच चल रहे हैं, एक आपका मेन बैच चल रहा है और आपका एक जो पैरेलल बैच है। देखो भाई, इस पैरेलल बैच में हम क्या चला रहे हैं, कुछ टॉपिक्स चला रहे हैं, जैसे कि हमने इसमें कपलिंग रिएक्शन चलाया था, हम इसमें ग्रुप थ्योरी चला रहे हैं, हम इसमें स्टैटिस्टिकल वगैरह भी चलाने वाले हैं, ठीक है। तो हमने क्या डिस्कस किया है, सॉरी, ये एक डिसीजन लिया है कि जो पैरेलल वाला बैच है इस बैच में हम जो लाइफ साइंस की जो केमिस्ट्री है वो हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हमारी नेट और गेट की केमिस्ट्री चलती रहेगी, इसमें हम लाइफ साइंस की केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि देखो लाइफ साइंस की अब तक मेरे पास अराउंड 10 और 12 इंक्वायरीज आ चुकी है कि सर आप लाइफ साइंस की केमिस्ट्री भी पढ़ाओ, लाइफ साइंस की केमिस्ट्री पढ़ाओ। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं लाइफ साइंस की केमिस्ट्री, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे पता है यहाँ पे तो किसी का कोई भी रेस्पॉन्स नहीं है, सब ऐसे ही शांत पड़े हैं, किसी को पढ़ने का मन नहीं कर रहा, ठीक है। जहाँ पे बच्चों का लगे ना हमें कि हाँ रेस्पॉन्स मिल रहा है, पढ़ने में उनका मन लग रहा है, ठीक है ना, जहां से कुछ रेस्पॉन्स आता दिखे तभी हमारा भी मोटिवेशन लेवल हाई होता है, तभी हम भी अच्छे अच्छे लेक्चर्स लेके आते हैं। अगर आप लोग ही कुछ रेस्पॉन्स नहीं दोगे तो हम कैसे करेंगे। तो इससे अच्छा है कि जहां से रेस्पॉन्स आ रहा है आप उनके लिए कुछ करो, क्या पता उनका कुछ भला हो जाए, ठीक है ना। तो बस यहाँ पे हमारा एक ही मोटिव है कि हमारा जो नॉलेज है हम वो नॉलेज किसी तरह बच्चों तक ट्रांसफर कर सके। अगर नॉलेज ट्रांसफर ही नहीं हो रही है, कोई नॉलेज को गेन ही नहीं कर रहा है, तो फायदा क्या है ऐसे यहाँ बक बक करने का, कोई फायदा नहीं है ना। तो इसीलिए हमने ये बैच चलाने का सोचा है लाइफ साइंस वाला, ठीक है। अब लाइफ साइंस वाले में ओनली लाइफ साइंस वालों को फायदा नहीं है, क्योंकि लाइफ साइंस वाली जो केमिस्ट्री है वो थोड़ी बेसिक लेवल से उठ के आती है, ठीक है ना। तो बेसिक लेवल भी अगर आप भी उन वीडियोस को देखोगे तो वो आपके लिए भी अच्छा है, ठीक है ना। बेसिक लेवल से आप उसे देखोगे, हम उसे बेसिक टू एडवांस लेवल वहां पे पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। और मेंशन करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक लाइफ साइंस का है। और वैसे भी इस बार आप गेट में लाइफ साइंस का जो गेट वाला जो एग्जाम है आप लाइफ साइंस में भी दे सकते हो, ठीक है ना। तो अब वहां पे भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो केमिस्ट्री के साथ साथ लाइफ साइंस का भी फिल करेंगे, तो उनके लिए भी ये वीडियो काफी अच्छा होगा, ठीक है ना। और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी ये वीडियोस काफी बेनिफिशियल होंगे, इसलिए हम इसे यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका चलता रहेगा, जैसे कि आपका यहाँ पे क्वांटम चल रहा है, ठीक है ना, और अभी यहाँ पे ग्रुप थ्योरी चल रहा है। जैसे ही ग्रुप थ्योरी खत्म होएगा हम यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे आपका, अभी तो वैसे ग्रुप थ्योरी पैरेलल में चल रहा है, ठीक है। ग्रुप थ्योरी जैसे ही यहाँ से खत्म होगा हम जो स्टेटिस्टिकल नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टेटिस्टिकल हम मेन में ही स्टार्ट करेंगे। तो वहां पे अल्टरनेट वीडियोस आएंगे, क्वांटम का वीडियो, स्टेटिस्टिकल का वीडियो, क्वांटम का वीडियो, स्टेटिस्टिकल का वीडियो, ओके। फिर इसके बाद में जो थर्मो वगैरह काइनेटिक्स वगैरह स्टार्ट करेंगे, सॉलिड स्टेट आपका स्टार्ट करेंगे, वो सब यहाँ पे जो आपके माइनर टॉपिक्स है जो यहाँ पे भी है, लाइफ साइंस में भी है, उन टॉपिक्स को हम यहाँ पे कवर करेंगे। ये टॉपिक्स आपके यहाँ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इन टॉपिक्स को हम यहाँ पे कवर करेंगे और जो आपके मेन से टॉपिक है गेट और नेट के लिए वो हम यहाँ पे कवर करेंगे, ओके। समझ में आया। वहां पे हम सब कुछ बेसिक टू एडवांस पढ़ेंगे, क्योंकि वहां पे बहुत ही बेसिक पूछा जाता है, तो हम बेसिक्स भी वहां पे पढ़ेंगे और एडवांस भी वहां पे हम पढ़ने वाले हैं। तो बस यही हमारा अनाउंसमेंट था। और जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि अभी 2-3 दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, तो आज मैं आऊँ 2-3 दिन के बाद। वैसे तो बहुत सारी वीडियो
हमने अपलोड किया है। हम तो डेली डेली हम 2-2 वीडियो अपलोड कर रहे थे, लेकिन जब कोई वहां पे देख ही नहीं रहा है, ठीक है ना, तो हमारा तो आपको अब किसी भी टीचर से जाके पूछ लो, अगर सामने से रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो उसको पढ़ाने को मन नहीं करता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम यही है, अगर आप लोगों का रेस्पॉन्स अच्छा आता रहे तो मैं तो एक दिन में 3-3 वीडियो अपलोड कर दूं, ठीक है ना। क्योंकि हम अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम अगर इतना अच्छे से पढ़ पढ़ के तुम्हें पढ़ा रहे हैं, इतने मेहनत कर रहे हैं, बुकों का निचोड़ ला के तुम्हें दे रहे हैं, ठीक है, तो तुम्हें भी तुम्हारी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम भी थोड़ा सहयोग करो। बट वो तो तुम करते नहीं हो, कोऑपरेशन तुम बहुत अच्छा करते हो, ठीक है। चलो छोड़ो जो भी है। ओके, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं द 4th लेक्चर ऑफ ग्रुप थ्योरी, द 4th लेक्चर। सो हमने अब तक जो रमन ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और ये सब निकाले, मैं इसका आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको इसके लिए सबसे पहले अनशिफ्टेड एटम निकालने पड़ते हैं, ठीक है ना। हर एलिमेंट जो आप जितने भी आप ऑपरेशन लगाओगे, हर ऑपरेशन के लिए आप वहां से एटम अनशिफ्टेड एटम निकालोगे। वो अनशिफ्टेड एटम इंपॉर्टेंट है टू डिटरमाइन द स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज। ओके, गॉट इट, यहां तक समझना है। ओके फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, ट्रांसलेशनल मोड निकालते हैं, फिर रोटेशनल मोड निकालते हैं, फिर वाइब्रेशन निकालने के लिए उन दोनों को जोड़ते हैं और टोटल मोड में से उन्हें सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। फिर वहां से हम आईआर और रमन स्पेक्ट्रा निकालते हैं, ठीक है। ट्रांसलेशनल के लिए हम क्या करते थे, जो एक्स वाली टर्म होती थी, एक्स वाई जेड, जो ये सिंगल एक्सिस वाली टर्म होती थी, ये आपकी हम कहते थे कि ट्रांसलेशनल मोड वाले हैं, ठीक है ना। तो और जो आपके आर एक्स, आर वाई, आर जेड होते थे, हम ये कहते थे रोटेशनल, इनसे हम रोटेशनल मोड देखते हैं, ठीक है ना। और जो आपकी स्क्वायर टर्म है, क्वाड्रेटिक टर्म है, जो आपकी क्वाड्रेटिक टर्म है, इनसे हम रमन एक्टिव देखते थे, ठीक है। और आई आर एक्टिव हम इनसे देखते थे, यही तो करते थे हम तक। चलो इसका हम एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद में हम जो अब ये काम हम मॉलिक्यूल पे कर रहे हैं, जो काम ये मॉलिक्यूल पे कर रहे हैं, यही काम हम ऑर्बिटल के साथ करेंगे, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है आजकल, वो ऐसा क्वेश्चन पूछने लगा है, ठीक है। और फिर उसके बाद में हमारे पास क्या बचेगा, जैसे कि हम मॉलिक्यूलर जो अप्रोच है वो खत्म करेंगे, उसके बाद में एक क्वेश्चन आता है, वो कभी कभी एक कैरेक्टर टेबल दे देता है, उस कैरेक्टर टेबल को फिल करवाने के लिए पूछता है, ठीक है। तो हम वहां पे मिसिंग एलिमेंट्स को निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो वो होगा आई थिंक इस लेक्चर से बाद में 2 या 3 लेक्चर होंगे, ठीक है ना। ओके, सो स्टार्ट करें। ओके, हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो हम क्वेश्चन वो आपका NH3 का क्वेश्चन देख लेते हैं। किसका क्वेश्चन देख लेते हैं, NH3 का। ये क्वेश्चन हमने पिछली बार भी किया था, और हम फिर से स्टार्ट करके देख लेते हैं। आपका C3b पॉइंट ग्रुप है, कौन सा पॉइंट ग्रुप है, C3b पॉइंट ग्रुप है। तो आपको क्या चाहिए इस पॉइंट ग्रुप के लिए, सबसे पहले आपको इसके लिए सबसे पहले कैरेक्टर टेबल चाहिए। तो कैरेक्टर टेबल हमारे पास है, मैंने कहा कोई भी आप स्टैंडर्ड बुक लो इनऑर्गेनिक की, और उस बुक के पीछे आपको 100% कैरेक्टर टेबल मिलने वाली है। उसके पीछे आपको क्या मिलने वाली है, कैरेक्टर टेबल 100% मिलने वाली है। जैसा कि आप हुई में देख लो, हुई में भी पीछे कैरेक्टर टेबल दी हुई है। ग्रुप थ्योरी अगर आपको पढ़नी है, आप हुई से पढ़ सकते हो, हुई भी ठीक ठाक है, ठीक है ना। हुई से भी हुई में भी अच्छा है, मिशेल टार में अच्छा है, ठीक है ना, हाउस क्राफ्ट में अच्छा है। और जो आपकी बाकी की जो मैंने बुक्स बताई थी, वो तो आपकी रेफरेंस बुक है, उसमें तो ओनली ग्रुप थ्योरी ही है, तो उन्हें आप पढ़ सकते हो। ओके, और गाइस, और हम क्या करने वाले हैं वहां पे, जो हम बेसिक टू एडवांस लेक्चर जो हम पढ़ेंगे ना, बेसिक टू एडवांस वाले जो लेक्चर पढ़ेंगे, उन लेक्चर्स के हम नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना। हैंडमेड नोट्स होंगे, खुद मेरे द्वारा बनाए हुए नोट्स होंगे, ठीक है, और काफी अच्छे नोट्स होंगे, ठीक है ना। सो ओके, सो हम कर रहे हैं C3b पॉइंट ग्रुप का। तो C3b पॉइंट ग्रुप के लिए हम सबसे पहले देख लेते हैं टेबल। तो ये आपकी C3b की पॉइंट ग्रुप की टेबल मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। C3b E2C3 3 सिग्मा B। ओके, A1 है, A2 है और E है, इनकी ही मुझे जरूरत होती है। तो 1 1 1 1 1 -1 2 -1 0। ओके, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर ये कैरेक्टर टेबल कैसे मीन्स कैसे कैसे जनरेट करते हैं, कैसे कैसे करते हैं। तो वो जो मैट्रिक्स वाला फंडा आप लोग मुझे कह रहे हो, वो मैं अच्छे से बेसिक टू एडवांस वाले लेवल में मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा उसे, ठीक है ना। और हाँ, कुछ लोगों को अगर प्रॉब्लम आ रही है उसमें सिमेट्री देखने में, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स में की सिमेट्री देखने में, कुछ लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट आता है ना उसके अंदर अगर घुसना हो, ठीक है ना। तो एक साइट है ओटरबिन करके, ओटरबिन यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना। उस साइट को तुम खोलना और उस साइट पे तुम गैलरी पे जाना
और गैलरी में जाके वहां पे तुम्हें बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलेंगे, उन मॉलिक्यूल के साथ उनके ऑपरेशन दिए होंगे, आप कोई सा भी ऑपरेशन वहां पे लगा के देख सकते हो। वैसे मैं दिखाई दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, मैं तुम्हें लैपटॉप पे खोल के उसे दिखा दूंगा। ओके, वैसे आज तुम ट्राई कर लेना। समझ में आया? ओके, तो ये हमारा पॉइंट ग्रुप है, ये हमारा मॉलिक्यूल है NH3, ठीक है, ये वाला मॉलिक्यूल है। जैसे मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ये आपको पता है, ठीक है, और N बीच में, ये वाला ऐसे लिख सकते हो। यहां तक समझा? ओके, अब मैं अनशिफ्टेड एटम देख लेता हूँ। अनशिफ्टेड एटम, ये आपका C3b पॉइंट ग्रुप है। कौन कौन से एलिमेंट है? E है, 2C3 है और 3 सिग्मा V है। ओके, तो जब मैं E अप्लाई करूंगा तो आपके जो चारों एलिमेंट है वो चारों के चारों अनशिफ्टेड रहेंगे, तो 4 एलिमेंट अनशिफ्टेड रहेंगे। जैसे ही आप C3 अप्लाई करोगे तो ओनली N अनशिफ्टेड रहेगा, ओनली एक एटम अनशिफ्टेड रहेगा। अगर आप सिग्मा V अप्लाई करोगे, सिग्मा V इज दिस, सो आपके 2 एटम अनशिफ्टेड रहेंगे, ठीक है ना। तो आपका ये हो गया टो अनशिफ्टेड एटम, टो एटम हो गया, ठीक है ना। अब आपको 3n कैरेक्टर पता है, तो आप टो 3n निकाल सकते हो। तो कैरेक्टर E का कैरेक्टर 3 है, ठीक है ना, तो 3 फॉर द 12 एंड C3 का 0 है तो ये 0 हो जाएगा, और सिग्मा V का 1 है तो ये 2 हो जाएगा। तो ये आपका टाउ 3n यहां से आ जाएगा, कर लोगे, ठीक है ना। अब जैसे ही हमारा टाउ 3n निकलता है तो हम उससे बाद में क्या करते हैं, हम उससे बाद में N1 N2 की वैल्यू निकालना स्टार्ट कर देते हैं। N1 की वैल्यू कितनी होगी? N1 की वैल्यू होगी 12 इंटू 1 इंटू 1, तो 12 इंटू 1 इंटू 1, 12 into 1 into 1 is 12, 0 into 1 into 1, that is 0, and 2 into 3, 2 into 3 into 1, 2 3 जा 6, ठीक है ना। और इसमें क्या होगा? 0 into 2 into 1, मीन्स आपको जो यहाँ पे टॉ 3n की वैल्यू है वो मल्टीप्लाई बाई इसका कोफिशिएंट जो यहाँ पे आपका कितनी बार उस पे एलिमेंट लगा हुआ है, मल्टीप्लाई बाई योर इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, ओके, एंड डिवाइडेड बाई the order. Okay, what is the order for C3b? For C3b order is, for C3 order is 3 multiplied by 2, because 1 वेरी कर रहे हैं, वेरिएशन कर रहे हैं, तो 3 to the 6, 6 is the order, and 12 plus 6 is 18 by 6, that is 3, 6 3 is 18, तो N1 is 3, N1 आ गया 3। अब आप N2 निकालो, N2 is 4, then again 12 into 1 into, अब इस वाले रो में आएंगे ना, 12 into 1 into 1, 12, 0, ये अगला 0 आ जाएगा, और नेक्स्ट भी आपका -1, 2 into 3, 3 to the 6 into -1, -6 by 6, that is 6 by 6 is 1, N2 is 1, ठीक है ना। N3, okay, what is N3? When you will find N3, so this and this, 12 to the 12 1 the 12 to the 24, 0, and this is again 0 by 6, 6 for the 24. So N1 is 3, N2 is 1, and N3 is 4. So tau reducible for 3n, what will be the value? Value is 3, means N1 A1 plus N2 A2 plus N3 E. ओके गाइस, आपको पता ना ये डबलेट के लिए होता है, ये ए सिंगलेट के लिए, वो बाद में देखेंगे, चलो भी अब आएंगे वहां पर भी, ठीक है ना। तो N1 की वैल्यू कितना है? 3 A1 प्लस N2 इज 1 A2 प्लस N3 इज 4 प्लस 4, तो ये आएंगे आपके टोटल मोड, इन्हें आप टोटल मोड भी कह सकते हो, ठीक है ना। क्या कह सकते हो? टोटल मोड, ठीक है ना। अब आपकी एक बार अगर टोटल मोड निकल गए तो आप ट्रांसलेशनल मोड, रोटेशनल मोड निकाल सकते हो बाय द हेल्प ऑफ कैरेक्टर टेबल। कैरेक्टर टेबल की हेल्प से आप क्या निकाल सकते हो? ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोड। देखो मैं फिर से बताता हूँ ट्रांसलेशनल मोड के लिए, तो इसमें ट्रांसलेशनल मोड जब आपको देखना है तो मैं देख लेता हूँ एक बार, आपको कैमरे में दिख रहा है क्या? तो ये मेरा C3b पॉइंट ग्रुप है, ठीक है ना। इसमें देखोगे आप एक्स वाई और जेड वाली टर्म, तो जेड यहाँ पे है, ओके, और एक्स वाई यहाँ पे है, जेड यहाँ पे और एक्स वाई यहाँ पे है। तो आप अगर इसमें अच्छे से देखो, ठीक है, तो देखते हैं। ओके, सो ट्रांसलेशनल क्या आ जाएंगे? ट्रांसलेशनल आ जाएगा आपका
A1 प्लस ई, दिस इज योर ट्रांसलेशनल। एंड रोटेशनल आ जाएगा आपका A2 प्लस ई, ये आपका रोटेशनल आ जाएगा। तो वाइब्रेशनल निकालने के लिए क्या करोगे, इस टोटल में से इसे सब्सट्रैक्ट करोगे। सो A1 एंड दिस इज 3A1, 3A1 माइनस A1 इज 2A1 एंड अगेन A2 minus A2 is 0, then again 2E, 4E minus 2E plus 2E. So this is the final, this is the vibrational mode. So these are vibrational mode, these are rotational mode, these are translational mode. Now you have to find the IR mode. For IR mode you have to again see the value of x, y, z, that is this. Then again A1 plus E, this is your A1 plus E, this is your translational mode. Oh sorry, IR mode, IR active mode. So what is your Raman active mode? Raman active mode. So for Raman active mode you have to see the क्वाड्रिटेटिव टर्म। देखो क्वाड्रिटेटिव टर्म ये वाली, ये आपकी क्वाड्रिटेटिव टर्म है ना, ये आपकी क्वाड्रिटेटिव टर्म है। तो कहाँ कहाँ पे है ये क्वाड्रिटेटिव टर्म है, A1 पे और E पे, A1 plus E. Now as you can see these are Raman active mode and these are IR active mode and both are present over here. So A1, you can say A1 and E both are common modes, both are common modes. These are IR active mode as well as Raman active mode. So आप ऐसे active modes आप निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, नोट कर लो इसे। सो आई थिंक आप लोगों को रमन एक्टिव, IR एक्टिव और ट्रांसलेशनल मोड, रोटेशनल सब निकालने अच्छे से आ गए होंगे, ठीक है ना? ओके, अब मैं आपका फिर से एक वोटर का केस ले लेता हूँ और वोटर के केस में हम थोड़ा सा समझेंगे। देखो ध्यान से देखना। अब मैं अगर वोटर के केस में वाइब्रेशनल मोड देखूं, क्या देखूं, वाइब्रेशनल मोड। तो वोटर ये होता है, ध्यान से देखना, वोटर होता है ये। इससे क्वेश्चन आता है, इससे क्वेश्चन आई थिंक 2017 में क्वेश्चन आया, ठीक है? देखो क्या हो सकता है, मैं सबसे पहले केस ले लेता हूँ इस वाइब्रेशन में सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। क्या ले लेता हूँ, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, ठीक है ना, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। तो देखो जनरली हम सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में करते क्या है, ये मेरा ऑक्सीजन, ये वाटर, ये वाटर। ओके, सो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में क्या करते हैं, हम दोनों को एक साइड खींचते हैं। ध्यान से देखो, दोनों को एक साइड खींचेंगे या दोनों को एक साइड कंप्रेस करेंगे। तो चलो मैं दोनों को एक साइड खींचता हूं। जैसे ही मैं दोनों को एक साइड खींचूंगा, ये ओ क्या करेगा, ये ओ ऊपर की साइड एक फोर्स लगाएगा। मींस दिस इज नथिंग बट योर वेक्टर फोर्स। ये फोर्स ऑफ फोर्स का ये वेक्टर होगा, ठीक है ना? इसे मैं आर से रिप्रेजेंट करता हूँ। फिर से देखो यहाँ पे ये आर बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे क्या देखना है, मुझे इस टाइम पे, यानी कि आपको, आप अगर मोड यहाँ पे लगा रहे हो, कोई भी सिमेट्रिक मोड या स्ट्रेचिंग मोड लगा रहे हो, तो जैसे ही आप इसे इस सिमेट्रिक में, जैसे कि मैं एसिमेट्रिक मोड लगाऊं, एसिमेट्रिक में मैं एक को खींचूंगा, एक को प्रेस करूंगा, ठीक है? तो आपका जो पूरा मॉलिक्यूल है वो इस साइड, उस पर एक फोर्स लगेगा, एक नेट फोर्स। मुझे इनमें क्या देखना है, नेट फोर्स। तो आपका नेट फोर्स इस साइड लग रहा है या रिजल्टिव फोर्स इस साइड लग रहा है, इसमें रिजल्टिव फोर्स इस साइड लग रहा है। लेट्स से आई एम डूइंग द ऑपरेशन लाइक दिस। लेट्स से मैं इसे ऐसे कर रहा हूं और इसे ऐसे कर रहा हूं। अगर मैं दोनों वाटर के हाइड्रोजन को ऐसे ला रहा हूं, अंदर की साइड ऐसे दबा रहा हूं, प्रेस कर रहा हूं, तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन पे एक फोर्स इधर लगेगा, ऑक्सीजन इधर जाएगा, ठीक है? या मैं दोनों को एक काम करता हूं, दोनों को मैं बाहर की ओर ऐसे बेंड करता हूं, ऐसे। तो क्या होगा, जैसे ही ऐसे बेंड करूंगा, ऑक्सीजन पे एक फोर्स नीचे की साइड लगेगा। तो ये फोर्स आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जो आपका नेट फोर्स लगता है एक साइड में, उसे वो आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है? उसके बेसिस पे ही मैं स्ट्रेचिंग मोड बताता हूँ, ठीक है? अगर वो मोड आपने पहचान लिया तो आप स्ट्रेचिंग मोड बहुत आसानी से बता सकते हो। कैसे, आप ध्यान से देखना। इसमें अगर मैं सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग की बात करूं, तो दोनों को मैं ऐसे खींच रहा हूं, तो एक फोर्स ऐसे लगता है। इस फोर्स को मैं देखता हूं, ध्यान से देखो, इस फोर्स को मैं कैसे देखूंगा। पॉइंट ग्रुप मुझे पता होना चाहिए कौन सा है, C2V पॉइंट ग्रुप। तो C2V पॉइंट ग्रुप में एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, E होता है, C2 होता है, सिग्मा V होता है, सिग्मा V प्राइम होता है। अब देखो, जब मैं इस पे E लगाऊंगा, तो मुझे देखना है। अब देखो ध्यान से, जब मैं इस पे कोई भी ऑपरेशन लगाऊंगा, उस ऑपरेशन से इसमें क्या चेंज आ रहा है, फिर से ध्यान से देखो, उस ऑपरेशन से इसमें क्या चेंज आ रहा है। ये जो वेक्टर है वो आपका रिप्रेजेंट करता है कि ये वैल्यू क्या दिखाएगा। ध्यान देखो, जैसे कि मैं इस पे ई को मैं इस पे अप्लाई कर रहा हूं, जब मैं ई को अप्लाई करूंगा तो इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला, तो उसके लिए मैं लिखूंगा 1। समझ में आया? अब मैं C2 अप्लाई कर रहा हूं, मैं C2 अप्लाई करूंगा ऐसे, तो इसमें फिर भी कोई चेंज नहीं आएगा, तो C2 के लिए भी वैल्यू होगी 1।
समझ आ रहा है? ओके, अब मैं इससे बाद में सिग्मा वी अप्लाई करूंगा। सिग्मा वी भी ऐसे अप्लाई होगा तो कोई चेंज नहीं आएगा, अगेन 1। और सिग्मा वी प्राइम ऐसे अप्लाई करूंगा तो कोई चेंज नहीं आएगा, 1। तो 1 1 1 मोड जो है वो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग का मोड है, यानी कि जो आपका पहला मोड है वोटर का मोड ये होता है ना पहले वाले में, C2V जो पॉइंट ग्रुप होता है उसकी कैरेक्टर टेबल ये होती है ना 1 1 1 1, फर्स्ट वाली A1 वाली, ठीक है ना। ओके, कैरेक्टर टेबल लिख देते हैं हम C2V की, 1 1 1 1 1 -1 -1 1 -1 वो होगा ना, हाँ 1 -1 1 -1 1 -1 -1 1, आई थिंक ये होगा, ठीक है ये है। और ये A1 A2 A3 A4 ये कैरेक्टर टेबल होती है। ओके, C2V की कैरेक्टर टेबल ये होती है, यहाँ पे ये E होगा, ये C2 होगा, ये सिग्मा V होगा, ये सिग्मा V प्राइम होगा। अब आप यहाँ पे ध्यान से एक बात देखो, जब मैंने यहाँ पे सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग किया तो मोड मेरा कौन सा है, 1 1 1 1 1 1 1 कहाँ है, ये रहा आपका, यानी कि जो A1 मोड है वो आपका सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है। कौन सा मोड है ये, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। समझ में आया होगा आई थिंक आप लोग, ठीक है। ओके, अब इसी केस में मैं क्या करता हूं, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग करता हूं। क्या करता हूं, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। ओके, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में मैं एक को खींच रहा हूं और एक को दबा रहा हूं, एक को इधर प्रेस कर रहा हूं। ध्यान से देखो, मैं एक बोन्ड को ऐसे प्रेस कर रहा हूं, एक बोन्ड को ऐसे खींच रहा हूं। जब इधर से प्रेस कर रहा हूं, इधर को खींच रहा हूं, तो मोलिक्यूल इधर जाएगा, एक नेट फोर्स इस साइड लगेगा, ठीक है ना, समझ आ रहा है। एक नेट फोर्स आपका इस साइड लगेगा। जब आपका नेट फोर्स इस साइड लगेगा तो आप उस पर जब E लगाओगे, C2 सिग्मा V प्राइम, ध्यान से देखो, जब आप उस पर E अप्लाई करोगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, सिंपल सी बात है, 1 आएगा। ओके, अब आप उस पर अप्लाई करो C2। क्या अप्लाई करो, C2। जैसे C2 अप्लाई करोगे तो देखो, ऐसे आप C2 अप्लाई कर रहे हो, एक चौक ले लो, ऐसे आप C2 अप्लाई करो, जब C2 ऐसे अप्लाई करोगे तो ये 180 घूम के इधर चला जाएगा, यानी कि ये प्लस डायरेक्शन से माइनस डायरेक्शन में चल जाएगा। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर इस साइड से अपने अपोजिट साइड में जाएगा तो माइनस आएगा ना साइन, तो -1 आ जाएगा इसके लिए वैल्यू। समझ में आया? ओके, अब मैं सिग्मा V लगा रहा हूँ। जब मैं सिग्मा V लगाऊंगा फिर भी माइनस साइड में जाएगा, फिर -1 आएगा। और सिग्मा V प्राइम लगाऊंगा ये वाला, तो ये कहीं नहीं जाएगा, अनशिफ्ट रहेगा, तो 1 आएगा। तो अगेन 1 -1 1, ये होता है आपका एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। क्या होता है, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग मीन्स आपका जो ये B1 है, ये B2, जो आपका B2 है, मीन्स जो आपका B2 है वो क्या है, आपका एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है। तो ये वाला मोड आपका एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है। यहां तक समझ में आया? ओके, वो आपसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है, कौन सा एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है। 2017 में एक ऐसा क्वेश्चन उसने पूछ लिया, ठीक है ना, उसने पूछ लिया वाटर के लिए कौन सा स्ट्रेचिंग मोड होगा, ऑप्शन A1 A2, कौन सा सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग मोड होगा, B1 एंड B2, कौन सा सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग होगा। तो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग कौन सा है, A1, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग कौन सा है, B2, ठीक है ना, दो आगे समझ में। ओके, नेक्स्ट तीसरे में क्या देखता हूं मैं, तीसरे में क्या करता हूं, मैं इसे इधर ले जाता हूं और इसे इधर सीजरिंग करता हूं, ऐसे, ठीक है ना। जब ऐसे करूंगा, ध्यान से देखो, जब मैं ऐसे करूंगा तो इस पे एक फोर्स, नेट फोर्स ऐसे लगेगा, ठीक है ना। उस पे जब मैं E C2 सिग्मा V प्राइम लगाऊंगा तो देखो, जैसे ही मैं E लगाऊंगा तो 1 आएगा, कोई चेंज नहीं होगा, C2 से भी 1 आएगा, कोई चेंज नहीं होगा, सिग्मा V से भी कोई चेंज नहीं आएगा, 1 होगा, सिग्मा V प्राइम से भी कोई चेंज। मीन्स आपका जो सीजरिंग वाला मोड है वो भी यही है, सीजरिंग वाला भी यही है, कोई दिक्कत नहीं ना। ओके, इसी केस में अगर अब मैं वैगिंग करूं, मैं एक को ऐसे लेके जा रहा हूं, दूसरे को ऐसे, ठीक है ना, इसे ऐसे और इसे भी ऐसे। ध्यान से सुनो, पहले तो मैं दोनों को ऐसे कर रहा था, इस बार एक काम करो, दोनों को बाहर की साइड करो, ऐसे, दोनों को बाहर की साइड ऐसे, तो ये नीचे की साइड आएगा R, फिर से E करोगे, C2 करोगे, सिग्मा V करोगे, सिग्मा V प्राइम करोगे, कोई चेंज नहीं होगा, 1 1 1 1 आएगा। इसके लिए भी मोड होगा, वो आपको ऐसे दे सकता है, एक तो उसने ऐसा पूछा, एक ऐसा, दोनों को ऐसे ऐसे ऐसे। तो आप देख रहे हो, जब ऐसे ऐसे करोगे तो इस साइड में जाएगा, फिर से ये वाला, तो इसके लिए ये वाला मोड होगा, कर लोगे, ठीक है ना। तो आपसे कोई सा पूछे कि सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग के लिए कौन सा मोड होगा, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग के लिए कौन सा मोड होगा, वैगिंग के लिए कौन सा मोड होगा, तो आप बता दोगे, ठीक है ना, कर लेना जिसे इंपॉर्टेंट है, इसे कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ओके, नोट कर लो, इसे पॉज करके नोट कर लो। ओके, अब मैं आपसे बार बार कहता हूं, अगर कुछ समझ में ना आए, अगर आप लोगों के कुछ समझ में नहीं आ रहा है
या आप लोगों को कोई प्रॉब्लम लग रही है, आप लोगों को लग रहा है कि मैंने कुछ गलत कराया, तो प्लीज कमेंट में लिख दीजिए, ठीक है ना। कोई भी प्रॉब्लम हो, ये आप ना तो आप कोई कमेंट नहीं करते हो, ठीक है ना, कोई क्वेश्चन नहीं पूछते हो, कुछ नहीं करते हो। ये जो आपका, मैं कहता हूँ जो यहाँ पे जो भी व्यूअर्स वगैरह वो सब बिल्कुल इनएक्टिव है, ठीक है ना। इसलिए हम वो बैच वहां पे चलाने जा रहे हैं। तो आप पूछा करो, ठीक है ना। इसके तो दो मतलब निकलते हैं, पहला तो ये कि आपको सब कुछ पता है, ठीक है ना, और दूसरा ये कि कुछ भी नहीं पता, ठीक है ना। ये दूसरा तो गलत है कि कुछ नहीं पता, पता तो आप लोगों को बहुत कुछ है बट आप पूछते नहीं हो। देखा करो यार, मोटिवेशन बढ़ेगा, कुछ पूछोगे, एक्टिव लगोगे, मुझे मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा, ठीक है। ओके, और किस टाइप का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है? मोटिवेशन तो सर आप आते ही खत्म कर देते हो, इतना पढ़ा देते हो। अरे भाई ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं है, ये नेट वाला है तो तुझे 5-5 6-6 घंटे लगातार पढ़ना होगा, तब जाके काम चलेगा, ठीक है ना। कोचिंग में 6-6 घंटे लगातार पढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए इस बार हम एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, समझ में आया? ओके, कर लोगे, ठीक है। ओके, अब मैं इसके लिए पहला एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेता हूं एलाइल सिस्टम का। कौन सा सिस्टम ले रहा हूं मैं? एलाइल सिस्टम, समझ में आ रहा है? ओके, और एलाइल सिस्टम के लिए जो मैं बेसिस ले रहा हूं, बेसिस सेट ले रहा हूं, वो मैं ले रहा हूं 2pz। क्या ले रहा हूं? pz ले रहा हूं, ठीक है। जनरली मैं कौन सा ले रहा हूं? pz ले रहा हूं। ओके, एलाइल सिस्टम कैसा होगा? और ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं तो देखो, कार्बन है, कार्बन, कार्बन में कौन सा ऑर्बिटल होगा? कार्बन क्या होता है? 1s2 2s2 2p2, यही तो होता है। ओके, कार्बन का ही होता है। तो आप हम कौन सा वो ले रहे हैं? सेकंड क्लास ले रहे हैं आपका pz। तो pz को हम क्या ले रहे हैं? pz को बेसिस ले रहे हैं, तो यहाँ पे pz बनाएंगे हम। फिर से देखो, बेसिस सेट किसे ले रहे हैं? अगर मैं किसी एटम को बेसिस सेट ना लेके, जैसे कि मैंने एटम भी बेसिस सेट ले लेके दिखाया आपको और बॉन्ड भी बेसिस सेट लेके दिखाया, क्या होता है वो आपने देखा ही है। इस बार मैं जो बेसिस सेट ले रहा हूँ वो pz ऑर्बिटल को बेसिस सेट ले रहा हूँ। किसे ले रहा हूँ? pz ऑर्बिटल को बेसिस सेट ले रहा हूँ। ओके, ग्राउंड स्टेट में है तो ये होगा, कोई प्रॉब्लम? ओके, अब मैं लगाता हूं आपका C2 भी पॉइंट ग्रुप। अब मैं अनशिफ्टेड एटम के बेस पे देखता हूं, E C2 सिग्मा बी प्राइम। ओके, ध्यान से देखना। ओके, अब इसमें करना क्या है? इसमें ये है काम, तीन बात आपको याद रखनी है। अगर दो स्पीसीज या दो एटम्स, ठीक है ना, आपस में एक्सचेंज हो जाए तो उसके लिए वैल्यू 0 आती है। फिर से सुनो, दो एटम आपस में एक्सचेंज हो जाए, ये इसकी जगह चल जाए, ये इसकी जगह, तो उस पर आती है 0। ओके, अगर कोई अनशिफ्टेड है, कोई क्या रहे? अनशिफ्टेड, यानी कि ऐसे ऑर्बिटल है वो प्लस माइनस, ऐसे ऑर्बिटल है वो ऐसे ही रहे बाद में भी, तो उसके लिए 1 लेते हैं, ठीक है। अगर ऑर्बिटल की लोब चेंज हो गई, प्लस की जगह माइनस आ गया, माइनस की जगह प्लस, तो उसके लिए वैल्यू आ जाती है -1। एक कोई ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसे ही तीनों ऑर्बिटल के लिए ऐड कर लेना। ओके, जब मैं ई लगाऊंगा ना तो इस ऑर्बिटल में कोई चेंज होगा, ना इसमें चेंज होगा, ना इसमें, मींस इसके लिए 1 1 1, तो टोटल कितना हो जाएगा? 3। समझ में आ रहा है? ओके, अब मैं C2 अप्लाई कर रहा हूं। जैसे ही मैं C2 अप्लाई कैसे करूंगा? ये ऐसे है, ऐसे ऐसे, ठीक है ना, ऐसे है, मीन्स, या आप ऐसे कह सकते हो, कैसे बताऊं? ओके, मैं 2 चौक लेके बताता हूं आपको। ये आपका, ये है जी ऐसे, ठीक है, चमक रहा है ऐसे। इस पे एक लोब ऐसे है, यहाँ पे एक लोब ऐसे है परपेंडिकुलर यहाँ पे, और एक यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ? C2 लगा रहा हूँ। C2 जैसे जैसे लगाऊंगा ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। ये जो प्लस है माइनस आ जाएगा, माइनस प्लस आ जाएगा, ठीक है ना। ये माइनस की जगह प्लस चल जाएगा, प्लस की जगह माइनस, और ये दोनों एक दूसरे में चेंज हो जाएंगे। जैसे जैसे करोगे ये दोनों तो एक्सचेंज हो जाएंगे, और इसका प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, माइनस की जगह प्लस, मीन्स इन दोनों के लिए तो 0 0 आ जाएगा, और इसके लिए कितना आ जाएगा? -1, तो टोटल आ गया आपका -1। समझ में आया? ओके, अब आप सिग्मा भी अप्लाई करोगे, सिग्मा भी अप्लाई करोगे तो इस पे तो कोई चेंज नहीं आएगा, और ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, तो इनके लिए 0, और इसमें कोई चेंज नहीं होगा, उसके लिए 1। समझ में आ रहा है? अब आप सिग्मा भी लगा रहे हो। सिग्मा भी जब आप ऐसे लगाओगे तो इस लोब को भी काटेगा, इसको भी काटेगा, इसको भी रिप्लेस करेगा, ठीक है ना।
इसमें भी एक दूसरे, सॉरी रिप्लेस नहीं, एक दूसरे का रिफ्लेक्शन होगा, इसमें भी प्लस की जगह माइनस चल जाएगा, तो -1 इसके लिए, -1 इसके लिए, -1 इसके लिए, तो टोटल कितना आ गया, -3 आ गया। देखो आप लोग अच्छे से देखो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, ओके कर ले, ओके। अब हम इसके लिए अप्लाई करते हैं, इसके लिए n1 n2 सब कुछ निकाल के करते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखो। अब सर आपने इसके लिए टो3n नहीं निकाला, अभी टो3n निकालो भाई, ये ऑर्बिटल है, दिस इज ऑर्बिटल, दिस इज नॉट अ एटम, तो इसका कोई 3D आपका कैरेक्टर नहीं होगा, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं होगा, ओके। अब अगर मैं n1 अप्लाई करूँ, क्या अप्लाई करूँ, n1 की वैल्यू, तो 1/4, 3 into 1 into 1, 3, 1 -1 into 1 into 1, -1, 1 into 1 into 1, +1, 3 into 1 into 1, -3, सो कैंसिल आउट हो जाएगा सब कुछ, तो आ जाएगा 0, n1 0 आ गया। n2 निकालना है 1/4, n2 निकालने के लिए 1/4, अगेन 3 into 1 into 1, 3, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है, 3 into 1 into 1, नेक्स्ट क्या होता है इसी के लिए कैरेक्टर टेबल, 1 1 1 1 1 -1 1, सॉरी 1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1, ये तो होते हैं इसके लिए कैरेक्टर टेबल, ओके। n2 निकालोगे 3 into 1 into 1, ठीक है ना, नेक्स्ट -1 into 1 into 1, -1, 1 into 1 into -1, -1, 3 into 1 into -1, +3, तो 3 3 6 -2 -2, 4 हो जाएंगे, 4/4 is 1, ओके। नेक्स्ट m3 1/4, n3 निकालते हैं, तो 3 into 1 into 1, 3, -1 into 1 into -1, +1, 1 into 1 into 1, +1, -3 into 1 into -1, +3, 3 3 6 and 2 8, तो आ जाएगा 8/4, 8/4 is what 2, सो n3 आ गया आपका 2, ऐसे ही आप n4 निकाल लोगे, ऐसे ही आप n4 निकाल लोगे, 3 into 1 into 1, 3 into 1 into 1, 3, ओके, -1 into 1 into -1, +1, 1 into 1 into -1, -1, -3 into 1 into +1, -3/4, दैट इज अगेन 0, मीन्स n1 आ गया आपका 0, n2 आ गया आपका 1, n3 आ गया आपका 2 और n4 आ गया आपका 0, ओके। लेट अस प्रोसीड फर्दर। सो यहां से आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, ओके। अब अगर मैं यहां से टोटल t रिड्यूसिबल 3n निकालू, जहां पे 2pz आपका ऑर्बिटल है, ये निकालू तो क्या आएगा, n1 इज 0, मीन्स n1 इंटू a1 0 हो जाएगा, नेक्स्ट n2 1 इंटू a2 आ जाएगा, नेक्स्ट 2 इंटू b1 प्लस 2b1 आ जाएगा, प्लस नेक्स्ट 0, तो ये आएगा आपका टोटल। बस ध्यान रखो, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब एटम होते हैं तो एब्रीवेशन ये बड़े वाला लेते हैं, कैपिटल वाला, लेकिन ऑर्बिटल के केस में ये जो एब्रीवेशन होता है वो छोटे वाला लेते हैं, तो आ जाएगा आपका a2 प्लस 2b1। वहां ये मत देख के चकराना कि आपका एक छोटा कैसे आ गया, ठीक है ना, वहां आंसर में बड़े वाले भी लिखे होंगे, आप बड़े वाला लिखा होगा, लेकिन ये लिखना है, ठीक है ना, तो क्या आएगा आपका आंसर a2 प्लस 2b1। ऑर्बिटल के लिए आप छोटा वाला एब्रीवेशन लेते हो, a2 प्लस 2b1, ये आ जाएगा, कर लोगे तो आई थिंक आप ऑर्बिटल के लिए भी टोटल मोड्स निकाल लोगे, कर लोगे, ठीक है ना, ओके। एक ऑर्बिटल और ले लेते हैं, सर जी इनके लिए नॉर्मल मोड्स तो आपने निकाले ही नहीं है, वाइब्रेशनल ट्रांसलेशनल, भाई ये ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल है, एटम नहीं है, ठीक है, बोल्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये ऑर्बिटल है। चलो साइक्लोब्यूटाडाइन है, क्या है, साइक्लोब्यूटाडाइन, और इसमें आपका ये जी, ठीक है, और जो आपका बेसिस सेट है वो ले लिया आपका 4pz, क्या ले लिया 4pz, मीन्स आपका जो pz ऑर्बिटल है वो मैंने क्या ले लिया, बेसिस सेट ले लिया। पॉइंट ग्रुप अगेन C2 भी है, पॉइंट ग्रुप फिर से क्या है, C2 भी है, E होगा, C2 होगा, सिग्मा होगा, सिग्मा V होगा, E लगाओगे देखो 1 2 3 4 सबके लिए एक एक आएगा, 4 आ जाएगा,
C2 लगाओगे, जैसे ही आप यहाँ से C2 लगाओगे सब एक दूसरे में एक्सचेंज हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। सिग्मा V लगाओगे सब एक दूसरे में एक्सचेंज हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। सिग्मा V प्राइम लगाओगे सब ऐसे ही रहेंगे, 4 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? जो भी है PZ समझ में आया कि नहीं? ठीक है ना? ये सॉरी 2PZ होगा ना, क्योंकि कार्बन है, कार्बन में 2PZ होगा ना। ओके, कुछ भी मत लगाओ। समझ में आया? अब मैं वही N1 N2 N3 सबकी वैल्यू निकालूंगा। ओके, N1 की वैल्यू अगेन ऑर्डर क्या है 1/4, क्या आ जाएगा 4 × 1 × 1 4 0 0 10 अगेन 4 × 1 × 1 4 4 4 8/4 2 N2 1/4 4 × 1 × 1 4 then 0 then 0 then -4 0 N3 1/4 4 × 1 × 1 4 then again -1 + 1 -1 -4 0। ठीक है ना? समझ में आया ना? ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट वाले में क्या हो जाएगा? N4 हो जाएगा आपका 1/4 4 + 4 इनसे आ जाएगा आपका 2। तो यहाँ से जब आप निकालोगे तो 2PZ इसका रेडिशन निकालोगे तो ये आ जाएगा 2A1 + 2A1 + 2B2 2A1 + 2B2। ठीक है, कर लोगे, हो जाएगा। जैसे भी आएगा आप कर लेना, इसे अच्छे से कर लेना, ध्यान से कर लेना, ध्यान से। ओके ओके, ध्यान से कर लेना, ठीक है ना? MOT तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, इसीलिए आपको ये डायग्राम तो अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है ना? ये तो कुछ नहीं है, बेसिक है, बेसिक है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, समझ में आ रहा है? MO सर मेरी समझ में नहीं आती, MO थ्योरी MOT आज तक मैं पढ़ता हूँ, मेरी समझ में नहीं आती। ओके भाई, मैं बताऊंगा। MOT के लिए एक अलग से क्लास ली जाएगी आपकी, क्योंकि MOT सब जगह इंपॉर्टेंट है। इनऑर्गेनिक में MOT इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक में MOT इंपॉर्टेंट है, फिजिकल केमिस्ट्री में MOT इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? जैसे क्वांटम में तो MOT बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बिना तो बहुत सारे टॉपिक अजीवित टाइप से है। ठीक है ना? नॉन लिविंग थिंग्स टाइप से। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा बनता है, देखो ध्यान से देखो। लेट्स से आई हैव दिस ब्यूटाडाइन, तो आपको पता है अगर यहाँ पे 4 कार्बन है, 4 ऑर्बिटल है, यानी कि 4 कार्बन है, तो 4 ही इसमें वेव फंक्शंस होंगे। ठीक है ना? psi1 psi2 psi3 psi4। ठीक है ना? कैसे कैसे होता है? psi1 में आपके सब ऊपर प्लस सिमेट्रिक होंगे, नीचे माइनस। इस वाले में 1 नोड आ जाएगा, इस वाले में 2 नोड आ जाएंगे, इस वाले में 3 नोड आ जाएंगे। ठीक है ना? ये आपने पढ़ रखा है, पहले पढ़ रखा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अब आपको सिमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है इन वेव फंक्शंस के लिए। नाउ यू हैव टू अप्लाई सिमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन फॉर दीज वेव फंक्शन, और यू कैन से इनडायरेक्टली फॉर दीज स्ट्रक्चर्स। इन स्ट्रक्चर के लिए आपको इनडायरेक्टली। ठीक है ना? अगर मैं psi1 की बात करूं तो psi1 में आपको पता है psi1 में सभी ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव होते हैं। ठीक है ना? सब मिरर सिमेट्री होते हैं अच्छे से। तो आपका पहले क्या होगा? P1 + P2 + P3 + P4 मीन्स P1 लेट्स से P1 इज द orbital for this, P2 for this, P3 for this, P4 for this, because all are same. So for first one that P1 P2 P3 P4, कोई दिक्कत? ओके, अब आप क्या करोगे? अब आपके पास जो ऑपरेशन है, पॉइंट ग्रुप कौन सा है? C2। अब आपके पास जो ऑपरेशन है E, जो भी ऑपरेशन है E C2 सिग्मा V प्राइम, अब आप इन ऑपरेशंस को लगाओगे वहां पे। फिर से देखो, अब आप इन ऑपरेशंस को क्या कर रहे हो? वहां पे लगा रहे हो। जब आप E लगाओगे, ध्यान से देखना, E मैं किसके ऊपर लगा रहा हूं? इस वेव फंक्शन के ऊपर E लगा रहा हूं। ये पूरा लीनियर कॉम्बिनेशन दिया गया है इन ऑर्बिटल्स का। क्या दिया गया? लीनियर कॉम्बिनेशन। तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं लगा रहा हूं पूरा
ई लगा रहा हूं इस वेव फंक्शन के ऊपर। तो ध्यान से देखो, जब मैं ई को इस वेव फंक्शन के ऊपर लगाऊंगा, आपको पता है क्वांटम केमिस्ट्री में जब आप कोई ऑपरेटर वेव फंक्शन के ऊपर अप्लाई करते थे तो वो कुछ आइगन वैल्यू देता था। सेम काम यहाँ पे होगा। ध्यान से देखना, जब आप ई को अप्लाई करोगे तो ये एक आइगन वैल्यू देगा, किसी में कोई चेंज नहीं होगा, तो आपको एक आइगन वैल्यू मिलेगी 1। समझा है? जब आप यहाँ पे C2 अप्लाई करोगे साई के ऊपर, C2 अप्लाई करोगे साई के ऊपर, तो क्या होगा, C2 अप्लाई करने पे आपका -1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? -1, क्योंकि जैसे C2 अप्लाई करोगे तो माइनस प्लस चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। और जब आप सिग्मा भी, मैं बात कर रहा हूँ जी ऑर्बिटल की, मैं ऑर्बिटल की लीनियर कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ इस बार, ठीक है ना। जब आप सिग्मा वी प्राइम सॉरी सिग्मा वी अप्लाई करोगे, सिग्मा वी अप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा, ध्यान से देखो कैसे आया, कैसे आया, फिर से देखो, ई लगाया कुछ चेंज नहीं हुआ, C2 यहाँ से C2 ऐसे लगा रहा हूँ, प्लस वाले माइनस में चेंज हो जाएंगे, प्लस वाले माइनस में चेंज हो जाएंगे, ये देखूंगा। सिग्मा भी लगाओगे ऐसे, प्लस प्लस में रहेगा, माइनस प्लस प्लस में रहेगा, ठीक है ना, तो 1 आई जाएगी वैल्यू। सिग्मा वी प्राइम ऐसे लगाओगे, सिग्मा वी प्राइम में आप ऐसे लगा रहे हो तो आइगन वैल्यू आएगी -1। तो ये आपकी आइगन वैल्यू होती है 1 -1 1 -1, ये केस करना है, ठीक है ना। साई 1 पे जब अप्लाई करूंगा 1 -1 1 -1 ये आएगा। कुछ समझ में आया? ठीक है ना। और ये क्या होता है, क्या होता है ये 1 -1 1 -1, कैरेक्टर टेबल में देखो, अपनी कैरेक्टर टेबल में 1 -1 1 -1 दैट इज योर B1, ठीक है ना। समझ में आया? सो जो साई 1 पे आप अप्लाई करने के बाद मिलाते हो वो B1 होता है, ठीक है। अब आप साई 2 पे अप्लाई करोगे, साई 2 क्या होगा, साई 2 फिर से देखो, अगर मैं साई 2 की बात करूं तो साई 2 क्या होना चाहिए, सोचो साई 2 क्या होना चाहिए। साई 2 में क्या होगा, एक नोड आएगा, साई 2 में क्या होगा, एक नोड आएगा, तो मीन्स ये दोनों प्लस के होंगे पर ये दोनों माइनस के हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? ओके, तो आपका आ जाएगा P1 प्लस P2 माइनस P3 माइनस P4, कर लोगे। जब इस पे आप अप्लाई करोगे, अब ध्यान से देखना, आप जब इस पे अप्लाई करोगे, किसी ई को अप्लाई करोगे तो आइगन वैल्यू क्या आएगी, सेम ही रहेगी, सब कोई चेंज नहीं होगा, तो 1 आएगी, कोई दिक्कत। जब आप अप्लाई करोगे C2 को, जब आप अप्लाई करोगे C2 को, तो देखो ध्यान से देखो, C2 को अप्लाई करोगे, ये आपका प्लस माइनस, ये आपका माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ठीक है। C2 अप्लाई करोगे, ध्यान से देखो, जैसे ही C2 अप्लाई कर रहे हो तो ये माइनस इस माइनस पे जाएगा, प्लस प्लस पे जाएगा, ये प्लस प्लस पे जाएगा, माइनस माइनस पे जाएगा, यानी कि आपकी आइगन वैल्यू फिर से 1 आएगी। सिग्मा V अप्लाई करोगे, सिग्मा V प्लस माइनस पे जाएगा, प्लस माइनस पे जाएगा, तो इसके लिए -1 आएगा, कोई दिक्कत। ओके, अब आप सिग्मा V प्राइम अप्लाई करोगे, सिग्मा V प्राइम, तो सिग्मा V प्राइम क्या करेगा, एक दूसरे को एक दूसरे में चेंज करेगा, तो -1 वैल्यू देगा, तो ये आएगी 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 किसके लिए होता है, A2 के लिए होता है, तो ये आपका A2 होगा, साइड, ठीक है ना। ऐसे ही आपको साई 3 लिखना है, ऐसे ही आपको साई 3 लिखना है। साई 3 में क्या होगा, साई 3 में जाएगा P1 माइनस P2 माइनस P3 प्लस P4, कितने नोड हो गए, 2 नोड, एक नोड यहाँ एक नोड यहाँ, यही तो ना है आपका, ये वेव फंक्शन होगा। ओके, ये वेव फंक्शन होगा, तो आप जब अप्लाई करोगे प्लस माइनस, ये आएगा प्लस, इसमें यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, इसमें यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, और यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। ध्यान से देखो, अब जब आप E अप्लाई करोगे तो 1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। जब आप C2 अप्लाई करोगे, C2 ऐसे अप्लाई करोगे तो ये वाला माइनस प्लस पे जाएगा, माइनस प्लस पे जाएगा, ठीक है ना। ऐसे अप्लाई करोगे, ये माइनस प्लस पे जाएगा, तो -1 आएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। क्या आएगा आपका, -1 आएगा। अब आप सिग्मा V अप्लाई करो, जैसे ही आप सिग्मा V अप्लाई करोगे, माइनस माइनस के साथ जाएगा, ठीक है ना, प्लस प्लस के साथ जाएगा, तो 1 आएगा। सिग्मा V प्राइम अगेन अप्लाई करोगे तो फिर से -1 आएगा, तो 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 दैट इज B1, दैट इज B1, B1 इज योर साई 3, ठीक है ना। ऐसे ही आप जब साई 4 अप्लाई करोगे तो वो 1 -1 -1 1 आएगा, दैट इज योर B2, ठीक है ना। तो आप ऐसे अप्लाई करोगे तो वो यहाँ पे वेव फंक्शन से भी रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछ सकता है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? ओके गाइस, सो आई होप आप लोगों को यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब मेरा जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट खत्म होता है। अब हम इसमें कुछ चीजें पढ़ने वाले हैं, दैट इज डायमेंशन पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे जो हमारा कैरेक्टर टेबल है, उस कैरेक्टर टेबल में जो पहले आपके लिखे AEOAET वगैरह जो ये लिखे हैं, ये क्या होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपको पता है कि ये आपके मूल्यांकन सिंबल से, लेकिन हम फिर भी देखेंगे ये होते क्या है और इन्हें
कैसे उसमें रखा जाता है, कौन सा कहाँ पे रखा जाता है, या कोई सा कहीं पे भी रख देते हैं। और कभी कभी पेपर में वो क्या करते हैं, कैरेक्टर टेबल देता है, उसमें खाली स्थान छोड़ देता है, वो भरने के लिए आते हैं। तो वो हम सब देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके गाइज, देन थैंक्स, बाय बाय। और हाँ, एक चीज और, तो जो हम लाइफ साइंस वाला चलाएंगे, उस लाइफ साइंस वाले का ये नहीं कि वो केमिस्ट्री बिल्कुल अलग होगी, वो आपके लिए नहीं है। नहीं, वो केमिस्ट्री भी आपकी ही केमिस्ट्री है, बस उसमें हम बेसिक टू एडवांस लेवल पे पढ़ाएंगे। उसमें भी टॉपिक्स में होंगे जो यहाँ पे भी है, ठीक है ना, जो टॉपिक्स यहाँ पे भी है, बस हम उसमें बेसिक से लेके चलेंगे। क्योंकि भाई वो केमिस्ट्री वाले नहीं है, बायो वाले है वो, ठीक है ना, लाइफ साइंस वाले है, तो उनके लिए केमिस्ट्री वहाँ पे थोड़ी सिंपल है, थोड़ी बेसिक से ले रखी है। तो वहाँ पे बेसिक टू एडवांस पढ़ेंगे, ठीक है ना, जो भी टॉपिक्स है। पहले हम क्या करेंगे, हर चैप्टर का क्या करेंगे, एक एक सिलेबस देखेंगे, और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सब कुछ वहां पे करेंगे। जैसे कि अपने गेट ने भी इस बार चेंज किया है ना सिलेबस, ठीक है ना, कुछ चेंजेस किया है, हम वो भी साथ साथ कराने लग रहे हैं, क्या क्या उसने चेंजेस किया, तो वो हम सब देखते हुए चलेंगे। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर कोऑपरेशन। बड़ा ही जबरदस्त कोऑपरेशन है आप लोगों का, बहुत अच्छा कोऑपरेशन कर रहे हो। अरे भाई, वीडियो देख लिया करो, पूरा लास्ट तक वीडियो देखो करो, ठीक है ना, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ओके, बाय बाय, थैंक यू।